तो स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं रैपिड रिवीजन के बारे में। तो आज हम पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो पूरा का पूरा हम चीज़ें रिवाइज करेंगे। ये सेकंड एनसीईआरटी की चीज़ें अब हम रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पे। तो रैपिड रिवीजन इसका नाम मैंने दिया 12th एनसीईआरटी। 12th एनसीईआरटी में यूनिट जो है वो 7th यूनिट है और चैप्टर 5, 6, 7 आज हम पूरा इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखो ये रिवीजन की तरह है, इसलिए इसको रिवीजन की तरह लेके चलना है। और मेरा पर्पज़ ये है कि कम समय में आपको अच्छा रिवीजन करा सकूं। तो पॉइंट के बेसिस पे जो पर्टिकुलर पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको उसका निचोड़ एक तरीके से, और वो आपको फटाफट रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पे वर्क किया था? गार्डन पी पे। सबसे पहले क्वेश्चन, गार्डन पी का बोटेनिकल नेम यहाँ पे है पाइसम सटाइवम। 7 ईयर्स तक किस पे इन्होंने वर्क किया था और कब वर्क किया था? 1856 टू 1863। अब हम बात करते हैं मेंडल्स जो थे वो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वैरायटी उन्होंने ली थी, ठीक है, पी प्लांट्स वैराइटीज एज पेयर विच आर सिमिलर एक्सेप्ट द वन कैरेक्टर, ठीक है। वन कैरेक्टर ऐसे थे जो सिमिलर नहीं थे। अगर मैं बात करूँ सिमिलर नहीं थे इन द सेंस कैसा है, वो पेयर में नहीं थे। देखें आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर के दो कैरेक्टर्स यहाँ पे मिल गए, फ्लावर के कलर, फ्लावर के पोजीशन। नेक्स्ट बात करें पोड का शेप, पोड का कलर मिल गया आपको, तो पोड के भी दो मिल गए। सीड का शेप, सीड का कलर, ये भी दो मिल गए। मगर स्टेम का सिर्फ एक कैरेक्टर था, तो इसको आपको याद रखना कि स्टेम का कौन, स्टेम के कितने कैरेक्टर थे? एक। यानी कि 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिया था। 7 पेयर का मतलब क्या हो गया? 14, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब देखो स्टेम हाइट के जो कैरेक्टर थे वो कौन कौन से थे? एक टॉल और दूसरा कौन था? ड्वार्फ। तो याद रखना है टॉल जो होगा उसमें कौन होगा? डोमिनेंट, और ड्वार्फ यहाँ पे कौन है? रेसेसिव, ठीक है। तो ये डोमिनेंट को दिखाएगा ये पैरा, और ये पैरा दिखाएगा रेसेसिव को। तो देखो अगर ये कॉलम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखें फ्लावर कलर जो है वो वायलेट जो हो डोमिनेंट, और व्हाइट जो होगा वो क्या होगा? रेसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट, और रेसेसिव क्या होगा? टर्मिनल। पोड में इन्फ्लेटेंट क्या होगा? डोमिनेंट, और यहाँ पे मैं बात करूँ रेसेसिव कौन होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर ग्रीन जो होगा, इसको याद रखना है आपको, ग्रीन जो होगा वो डोमिनेंट, और रेसेसिव कौन होगा? येलो। फिर बात करते हैं सीड शेप कैसा होगा? राउंड, और रेसेसिव कौन होगा? रिंकल्ड। फिर सीड कलर में येलो जो होगा वो कैसा होगा? डोमिनेंट, और ग्रीन कैसा होगा? रेसेसिव। तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट एकदम जो एनसीईआरटी की निचोड़ है वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द जीन। ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट्स वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। ये सही बात है। आपने देखा होगा कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट जो होता है वो बोल सकते हैं। जैसे देखें आप यहाँ पे टॉल हो गया, कैपिटल टी, इसका क्रॉस हमने करा है स्मॉल टी से, तो क्या बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या दिखता है? एक ही पेरेंट्स का दिखता है। मतलब ये अगर फिनोटाइप देखेंगे तो ये टॉल है, दिस वन इज टॉल, और दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज द ड्वार्फ। तो ये हो गया ड्वार्फ। तो हमको मिला क्या F1 में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिला? टॉल। तो ये देखें F1 में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलेगा? टॉल। मगर हम बात करें F2 स्टेज यानी कि फिलियल जनरेशन में, उसमें क्या होता है? ये 3:1 के रेशियो में आता है, आपको पता है। जैसे इसकी सेल्फिंग करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से जब सेल्फिंग कराएंगे आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी, और ये कौन होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। मतलब 3 कैसे हो गए? 3 हो गए टॉल, और एक कैसे हो गया? डॉर्फ। तो 3:1 का रेशियो आ गया एक इसमें, किस केस में? फिनोटिपिक रेशियो में, ठीक है, वही लिख रखा है। अब देखो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो होते हैं, जीन्स वो होते हैं आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये आपको याद रखना है कि जीन इज व्हाट? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको आपको याद रखना है कि जीन इज व्हाट? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए अब हम बात करते हैं जीन विच कोड फॉर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और ट्रेट्स नोन एज एलील। तो एलील इज व्हाट? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। कुछ जीन ऐसे होंगे जो बोल सकते हैं टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ कैसे होंगे? ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो कैपिटल टी दैट इज द, ये जीनोटाइप है। स्मॉल टी दिस इज ऑल्सो अ जीनोटाइप, ओके। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल टी ड्वार्फ को। दिस इज व्हाट? दिस इज द फिनोटाइप। तो वो जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके। अब ये सब आप जानते होंगे। होमोजाइगस जो होता है कैपिटल टी हेटेरो, और ये स्मॉल टी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। अब देखो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखो मोनोहाइब्रिड का मतलब एक ही कैरेक्टर्स लेते हैं, डाइहाइब्रिड का मतलब 2 कैरेक्टर लेंगे, ट्राइहाइब्रिड का मतलब 3 कैरेक्टर लेंगे, ओके। तो अब देखो टॉल का क्रॉस करे किसके साथ? ड्वार्फ के साथ, तो क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि टॉल बने। इनकी सेल्फिंग कराई तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है।
चलिए अब हम सारी चीज़ें करते किसमें, ये करते हैं हम पुन्नेट स्क्वायर में। पुन्नेट स्क्वायर आप जानते होंगे जिसको चेकर बोर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसको किसने बनाया था, किसने दिया था, किसके द्वारा डेवलप हुआ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सी पुन्नेट के द्वारा ये डेवलप हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था 3:4, 3:1। उसमें क्या है 3:1 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें आप, सो सॉरी, यहाँ पे चार में जो चार टोटल जो प्रोजेनी उनमें 3 कैसा होगा टॉल होगा और एक कैसा होगा, एक कैसा होगा ड्वार्फ होगा। देखो 1/4 जो होगा वो कैसा होगा स्मॉल टी। ओके, तो इसलिए रेशियो कैसा आएगा 3:1 का। और जीनोटिपिक रेशियो कैसा आएगा 1:2:1 का। ये आप देख सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे मैंने बताया था। तो दिस वन इज द 1 एंड दिस वन इज द 2 एंड दिस वन इज द 1, तो 1:2:1। ओके, तो जीनोटिपिक रेशियो आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितना 1:2:1। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें उसके बारे में हम बात करते हैं, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो देखो अगर हम टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस होता है F1 का हम क्रॉस करें किससे, रेसेसिव के साथ। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द टेस्ट क्रॉस। ओके, ये होगा टेस्ट क्रॉस, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। मगर हम बात करें F1 का हम क्रॉस कराते हैं किसके साथ, F1 का क्रॉस हम कराते हैं किसी के भी साथ, कोई भी पेरेंट्स के साथ। इट मे बी डोमिनेंट, ठीक है, इट मे बी रेसेसिव, इट मे बी डोमिनेंट, इट मे बी रेसेसिव। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस। ओके, व्हाट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। तो देखो आप बैक क्रॉस मतलब इसमें याद रखना है एनी बडी बी से, बड़ी बी से बैक क्रॉस मतलब किसी से भी, इट मे बी डोमिनेंट, इट मे बी रेसेसिव। मगर F1 का जब हम करें रेसेसिव के साथ तो वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ये वाला पॉइंट भी हो गया, तो टेस्ट क्रॉस आप समझ गए होंगे। फिर अब हम बात करते हैं मेंडल्स के लॉ के बारे में। तो दो लॉ थे, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यूजुअली 3 होते हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। चलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे लिख रहे हैं कैरेक्टर है कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट, उसको बोलते हैं फैक्टर। तो आजकल जिसको हम जीन बोलते हैं उसी को मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर्स बोला। फैक्टर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। आपको याद रखना है पेयर्स में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर दैट इज द डोमिनेंट कहलाएगा और अदर क्या होगा, रेसेसिव होगा। ये आप जानते ही हैं, ये चीज इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 इन द F1 में सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाएगा, मगर F2 में क्या दिखाएगा, F2 में जो है सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखाएंगे। मतलब आपको मैंने पहले यहाँ पे दिखाया था, देखो F1 में सिर्फ और सिर्फ टॉल मिला था पेरेंटल, मगर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे टॉल भी है और साथ ही साथ में ड्वार्फ भी है। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर्स थे, मगर F2 में ये रिकवर हो जाते हैं, सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे 3:1 या ऑलरेडी आप जानते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो भी एलील्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते, एक्चुअल में क्या होते हैं, वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है दो द पेरेंट कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी तो गैमीट बनने की तरह कैपिटल टी ये हो गया और एक स्मॉल टी ये गैमीट हो गया। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी में से ये कैपिटल टी सिर्फ एक ही रिसीव हुआ ना इसमें से, देखो, और स्मॉल टी सिर्फ एक ही रिसीव कर रहा है, समझा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब ये तो होम हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जानते हो, ठीक है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। एनसीईआरटी 10 दिन बचे हैं तो हमको पूरा रिवाइज करना है। ओके, ऑलरेडी मैंने रिप्रोडक्शन का रिवाइज करवा दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल याद रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है डॉग फ्लावर में हुआ था, और उसी को बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, ठीक है, या एंटी राइनम स्पीसीज। तो एंटी राइनम या स्नैप ड्रैगन तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो गया। नाम से पता चला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले क्या होता था, पहले आप देखते थे, राइट, पहले अगर ओके, तो पहले आप देखते थे, पहले आप क्या देखते थे, जैसे कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, तो डोमिनेंसी कैपिटल टी की थी ओवर द स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता था, तो ये टॉल बनता था। मगर यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि ये कैपिटल टी जो है ये कंप्लीटली डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा, किस पे, स्मॉल टी पे, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, तो 100% ना ये अब टॉल बनाएगा ना डॉर्फ, उसका इंटरमीडिएट कोई बनाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इन्होंने क्या बोला, व्हेन द F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 रिजल्ट इन द रेड
हाँ, वन रेड आया, फिर दो पिंक आए और वन वाइट आए। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, देखो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, तो एक रेड लिया गया, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाट, वाइट, ठीक है, और एक लिया गया वाइट, इनका क्रॉस कराया गया, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द वाइट, इनका क्रॉस कराया गया। इनका जब क्रॉस कराया गया तो क्या मिलना चाहिए, एक्चुअल में मिलना चाहिए हमको कैपिटल आर स्मॉल आर, मिला यही, मगर इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए था, फिनोटाइप होना चाहिए था रेड, मगर ये नहीं हुआ। इसका फिनोटाइप जो हुआ वो कैसा हुआ, पिंक, कैसा हुआ, पिंक। तो आपको याद रखना ये पिंक कलर का हुआ, ओके, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो कर रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो देखो अब अगर इस पिंक का ये कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करा दें हम, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी F1 का F1 के साथ क्रॉस करा दें, तो क्या हुआ, देखें आप यहाँ पे फटाफट देखना है। हाँ, तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो कैपिटल आर बना, कैपिटल आर स्मॉल आर बना, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे कैपिटल आर ये कैसा होगा रेड, ये कैसा होगा पिंक, ये कैसा होगा पिंक और ये कैसा होगा वाइट। तो रेशियो जो निकल के आया वो क्या है, 1:2:1 का रेशियो निकल के आया है सामने, ओके। तो वही यहाँ पे बताया गया है 1:2:1, ओके। चलिए आगे बात करते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, एक लाइन लिख रखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो याद रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो देखो, ये कैपिटल आर एक ही है और कैपिटल आर स्मॉल आर दो है और स्मॉल आर एक है। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। साथ ही साथ में फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस में जो है जीनोटिपिक और एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो जो है सेम आता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसका आंसर जाएगा। अब हम बात करते हैं तो फिनोटाइप और ट्रेट ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द नॉन मॉडिफाइड एलील। नॉन मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, जो फंक्शनिंग एलील है, ठीक है, याद रखना जो फंक्शनिंग एलील है। देखो आगे लिख रखा है, द अनमोडिफाइड एलील इज इक्वल टू फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द पेयरिंग विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, ठीक है। जो ओरिजिनल फिनोटाइप है वो क्या है, डोमिनेंट एलील है। द मॉडिफाइड एलील इज जनरली रेसेसिव एलील। तो आपको याद रखना अनमोडिफाइड जो होगा वो कैसा होगा, फंक्शनिंग होगा, डोमिनेंट होगा, ओके, और मॉडिफाइड जो होगा वो कैसा होगा, रेसेसिव होगा, मतलब उसके कैरेक्टर उतने सो नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस का एग्जांपल जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। कई लोग बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप, नहीं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, ओके, एनसीईआरटी में भी लिखा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल द बोथ पेरेंट, ठीक है। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि सपोज एक ब्लैक था, एक बंदा ब्लैक था और एक वाइट था, है ना। तो अब क्या हुआ, इसका जो बच्चा पैदा हुआ वो ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट ब्लैक होगा, ओके, ब्लैक भले ही डोमिनेंस शो करे, कंप्लीट ब्लैक नहीं होगा, वो क्या होगा, वो पैचेस के फॉर्म में होगा। जैसे रोन कलर, आपने स्किन कलर देखा होगा किसका, कैटल्स का, तो उसमें आप पैच देखते हैं उसकी बॉडी पे, ओके। तो वो मतलब वाइट कलर के भी स्पॉट पाए जाते हैं और ब्लैक कलर के भी स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो उसको आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द कोडोमिनेंसी, मतलब दोनों डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एक साथ रिप्रेजेंट होंगे, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इज द डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल that determine the ABO blood grouping in human being। फिर बोल रहा हूँ ABO blood group is the example of multiple allelism, okay। अब ये जो A blood group है, B blood group है, O blood group है, ये डिटरमाइन होता है, ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, जीन आई, ये अब आई है वन नहीं, जीन आई के द्वारा। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, ठीक है, एक आई ए, एक आई बी और एक आई, ठीक है। आई मतलब स्मॉल आई मतलब यहाँ पे ओ है, ओके। तो आई ए एलील एंड आई बी एलील स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। तो इनके पास थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर होता है, वाइल द एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो इसमें कोई भी शुगर नहीं होता है, याद रखना, ओके। अब इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे ब्लड ग्रुप बना, जैसे कैपिटल आई आई ए, तो इससे क्या बना, इससे बना ब्लड ऑफस्प्रिंग क्या है, ए ब्लड ग्रुप का, आई ए आई बी, तो ए और बी आएगा, ठीक है, तो ए बी बनेगा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, ए और बी ये दोनों जीन्स जो हैं, ये अगर मैं बात करूँ ये दोनों एलील्स जो हैं ये डोमिनेंसी शो कर रहे हैं एक साथ, इसलिए इनके कैरेक्टर एक साथ है, दैट इज व्हाट कोडोमिनेंस, ओके। अब आई ए और स्मॉल आई मतलब ओ, तो आई ए और आई ओ, तो क्या आएगा ओवरऑल, ए आएगा, ओके। आई बी और ए, तो क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। ऐसा करके आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओवरऑल कितने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है ए, एक मिल रहा है बी, एक मिल रहा है ए बी और एक मिल रहा है ओ। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि 4 टाइप के फिनोटाइप है, मगर जीनोटाइप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो याद रखना है आपको 6 टाइप के कैसे होंगे जीनोटाइप, इस बेसिस पे आपको ये याद रखना है 6 टाइप के क्या होंगे जीनोटाइप, और साथ ही साथ में मैं बात करूँ तो 4 टाइप के क्या होंगे फिनोटाइप, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी जीनोटाइप और फिनोटाइप के बेसिस पे। तो 4 फिनोटाइप याद रखना, ब्लड ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास फिनोटाइप कितने होंगे, 4, ओके। एबीओ ब्लड ग्रुप देखो यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म,
ठीक है, साफ साफ यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि एबीयू ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। तो एबीयू ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल होगा? मल्टीपल एलिलिज्म का। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे ये जो डोमिनेंसी वाली बात थी, और आपको ऑलरेडी बताया था कि मॉडिफाइड एलील्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेसेसिव होते हैं, कुछ देर पहले ही बताया था। डोमिनेंस, एक मिनट, अनमोडिफाइड एलील, सो सॉरी, यहाँ पे देखिए आप, अनमोडिफाइड एलील जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डोमिनेंस शो करते हैं। मॉडिफाइड एलील जो होते हैं वो रेसेसिव एलील्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉडिफाइड एलील्स है, इसका मतलब वो कैसे होंगे? रेसेसिव होंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो पहले या तो ये नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम को बोल सकते हैं प्रोड्यूस करेंगे, या तो फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम को। क्यों? क्योंकि ये रेसेसिव एलील्स हैं। ओके, या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बनाएंगे। ओके, हेंस इन द एग्जांपल द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ द नो एंजाइम। तो इन्होंने बोला कि रेसेसिव ट्रेट कैसे हुआ? या तो कोई मतलब एंजाइम फंक्शनल ही नहीं हुए, या तो एंजाइम ही नहीं बने उस बेसिस पे। ओके, चलिए अब इसमें कुछ खास नहीं, ये कुछ खास नहीं। अब सीधे हम आ जाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? सबसे पहले इन डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक डायहाइब्रिड क्रॉस में जानते ही हो, ठीक है। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 9:3:3:1 का रेशियो आता है। ओके, अब ये आपको याद रखना है, इसमें से 9 कौन होगा? राउंड येलो, ठीक है, और 3 कौन होगा? रिंकल्ड येलो। और फिर अगर मैं बात करूं तो अगला 3 कौन होगा? राउंड ग्रीन। और अगला 1 कौन होगा? रिंकल्ड ग्रीन। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बेस्ड अपॉन द सच ऑब्जर्वेशन द डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द प्लांट डिफरिंग इन द टू ट्रेट्स द मेंडल प्रपोज द सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट इज कॉल्ड द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब देखो ये क्या कहता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? व्हेन टू पेयर ऑफ अ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हैबिट, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। तो इन्होंने बोला कि देखो दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ओके, मतलब वो हाइब्रिड है। अब वो हाइब्रिड क्या होगा? एक दूसरे से जब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? सेग्रीगेट होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे। सपोज एक टॉल का है और एक डॉर्फ का है, तो ये कंबाइन होके एक हाइब्रिड बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जनरेशन में ये सेग्रीगेट होंगे, और सेग्रीगेट होंगे तो ये एक वाला दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। वही बोला गया है, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इसको बहुत डिटेल में बताने वाली बात है सब, मगर ये आपका रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ रिवीजन करने का सोचें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे लिख रखा है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन 1865। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडल ने अपने, बोल सकते हैं अपने जो उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे जो वर्क किए थे वो 1865 में किए थे, बट सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल द 1900। मतलब 1900 तक ये जो है ढूंढा नहीं जा सका। ओके, अब पहचाना नहीं जा सका, ढूंढा नहीं जा सका, कुछ भी कह लो। 1900 में, सन 1900 में 3 साइंटिस्ट है, एक डीवरिस, एक कोरेंस और एक शेरमार्क। ओके, ये जो है इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया। यही क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम को क्या था? तो डीवरिस, कोरेंस और शेरमार्क्स, ये आपको याद रखना है। In 1902 the chromosome movement during the meiosis have been worked out। तो देखो एक्चुअल में जब आप एनसीईआरटी में इसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एग्जांपल डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है माइटोसिस के दौरान, मियोसिस के दौरान, वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो इस थ्योरी के द्वारा वही बताया गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, वॉल्टर शुटॉन और यहाँ पे एक बोवरी थे। ओके, इन्होंने क्या नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। तो देखो अब इसके बेसिस पे यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कि शुटॉन और ये वोवरी ने ये क्या क्या बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम को देखा और बोला कि ये तो जीन जैसा है, जैसा जीन है वैसा ही क्रोमोसोम का भी बिहेवियर, जैसे जीन का बिहेवियर वैसा भी क्रोमोसोम का बिहेवियर। ओके, यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाए, द स्टडी बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग द मियोसिस। तो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि इन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को देखा माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। देखो इसको याद नहीं रखना, ये एक्चुअल में पूरा समझाने वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये मैं बहुत छोटे छोटे तरीके से समझा सकता हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये रिवीजन है, और बाकी इसकी वीडियोस में डालता रहूँगा, तब तक आप डॉक्टर बन जाओगे। ओके, तो ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस पर द 2 chromosome pairs can align at the metaphase placed independently of each other। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट 2 chromosome pairs can align।
तो इन्होंने बोला कि जो मेटाफेज में जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के अलाइन है, मतलब कैसे बोलूँ मैं, इक्वेटर्स पे आ जाते हैं मेटाफेज में, आपको पता होगा, ठीक है। और वो कैसे होते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और ड्यूरिंग एनाफेज क्या होता है, वही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है अलग अलग पोल्स पे जाते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि शुटन और बॉवरी ने जो थियरी दी उसका नाम क्या था, उसका नाम था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये आपको याद रखना है कि शुटन और बॉवरी ने जो थियरी दी उसका नाम क्या था, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको याद रखना है। और मेंडल्स की वर्क को रीडिस्कवर्ड किसने किया, डी वरीज, कोरेंश और शेरमार्क ने। ओके, अब यहाँ पे आ जाएं, फिर हम बात करेंगे अब किसकी, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। इसके पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था लिंकेज का, जो एनसीईआरटी में बड़ा ही कंफ्यूजिंग डायग्राम है लिंकेज का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो डाला जल्द ही, शायद परसों डाला था मैंने, तो वो आप जाके देखें। थॉमस हंट मॉर्गन, इनका नाम है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, नाम नहीं मतलब इनको बोलते हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, तो उनको अपन कॉमनली कॉल्ड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये आपको याद रखना है। आपको पता ही होगा इन्होंने लिंकेज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने लिया क्या था, यूजुअली इन्होंने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर जो है, इसका लाइफ साइकिल कितना होता है, 2 वीक्स का होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये एक मैटिंग में बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्होंने लिया था। टी.एच. मॉर्गन, उनको बोला क्या जाता है, उनको जो है बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। चलिए अब हम बात करते हैं, तो लाइफ साइकिल के बारे में हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर का लाइफ साइकिल 2 वीक्स होता है, और उसमें ही वो बहुत ज़्यादा जो है बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था एक दिन कि लिंकेज क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ओके, तो देखें आप अगर देखें तो ये सपोज दिस वन इज द क्रोमोसोम, ओके, ये दिस वन इज द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सपोज करो एक जीन ए है और एक जीन बी है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये आसानी से एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। यहाँ पे एक जीन है सी, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, तो इसलिए लिंकेज की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम होती है। ओके, और जितनी दूरी पे ये रहेंगे इतना ही आसानी से इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये क्रोमोसोम ले लो, ओके, यहाँ पे ले लें आप डी और ई जीन, और यहाँ पे एफ जीन। तो अब एक बात बताओ, डी और एफ के बीच में लिंकेज कम, तो 100% ये जो है इनके बीच में रिलेशनशिप जो होगा मजबूत नहीं होगा, तो इसको आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एफ यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे आपसे बात करूँ तो मॉर्गन जो है टर्म इन्होंने क्या दिया, लिंकेज। ओके, पहली बात इन्होंने बताया कि देखो जो टाइटली लिंक्ड होंगे एक दूसरे से उनमें रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं आपको यहाँ पे एक 2 फार्मूले देता हूँ। लिंकेज जो होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। पहला आपको याद रखना है, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, और दूसरे यहाँ पे याद रखना है आपको लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो ये 2 चीज़ें याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ओके, तो ये 2 चीज़ें होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आ जाओ, तो ये हो गया। अब इन्होंने बोला कि देखो इन्होंने कई कैरेक्टर्स लिए थे ड्रोसोफिला के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाइट और येलो वेरी टाइटली लिंक्ड। इन्होंने बताया कि 2 जीन्स जो थे, ठीक है, वो जैसे जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे थे, फॉर एग्जांपल वाइट और येलो, वो बहुत ही टाइटली लिंक थे। अब टाइटली लिंक थे, इसका पूरा डिटेल्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये जो मैं आपको करा रहा हूँ वो रिवीजन करा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अगर टाइटली लिंक्ड है तो 100% उसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, तो 1.3% रिकॉम्बिनेशन था उसमें। मगर उन्होंने बोला वाइट और मिनिएचर रिंग्स अगर उन्होंने लिए, ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअल में लिया था एक बॉडी कलर। पहले वाले क्रॉस में उन्होंने बॉडी कलर लिया था और आई कलर लिया था, और दूसरे वाले क्रॉस में जिसमें लिंकेज बहुत ज़्यादा था, ओके, और दूसरे वाले क्रॉस में उन्होंने आई कलर और साथ में उन्होंने विंग्स के कैरेक्टर्स को लिए थे। ओके, तो इनमें क्या था, डिस्टेंस ज़्यादा था, मतलब ये लिंकेज ज़्यादा नहीं था, तो लिंकेज ज़्यादा नहीं तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। ओके, तो 37.2% रिकॉम्बिनेशन था। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसने बताया, अल्फोर्ड स्टूडेंट, जो इन्हीं के स्टूडेंट थे, मॉर्गन के स्टूडेंट थे, वो आपको याद रखना है। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टी जीन के बेसिस पे हम उसकी जीन मैपिंग करते हैं और अपना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सोटाइप जो होता है वो किस में होता है, ग्रॉस ओपर में होता है। एक्सो जो होता है वो किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है, और एक्स किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। ठीक है, तो एक्सो मेल के लिए और एक्स जो होगा वो फीमेल के लिए। इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट और ग्रॉस ओपर इंसेक्ट ही है। एक्स वाई टाइप जो होता है वो ड्रोसोफिला में होता है, मैमल्स में होता है, और मैन हम लोगों में होता है। जेड डब्ल्यू, यस जेड डब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ तो जेड डब्ल्यू जो होता है वो किस में होता है, बर्ड्स में होता है। जेड डब्ल्यू टाइप बर्ड्स में होता है। हैप्लोडिप्लॉयड वो किस में होता है, हनी बी। यहाँ मनी भी लिखा था, ठीक है, तो ये गलत है, थोड़ा हनी भी कर लो। ओके, तो हनी भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हैकिंग 1891 में could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in a few insects। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स देखा स्पर्म बनने के दौरान। ओके, किसमें, फ्यू इंसेक्ट्स में। दिस इज द एक्स बॉडी। तो आपको याद रखना है कि एक्स बॉडी जो है फर्दर इसको बाद में नाम दिया कि एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स बॉडी किसने डिस्कवर्ड किया, तो याद रखना है हैंकिंग ने। ओके, अब लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्सओ टाइप। ऑलरेडी बताया इंसेक्ट्स में कौन सा होगा, एक्सओ टाइप होगा। यहाँ पे ग्रॉस ओपर एंड कॉकरोच, ग्रॉस ओपर और कॉकरोच में भी एक्सओ टाइप ही होगा। दोनों क्या है, दोनों इंसेक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि एक्सओ जो है मेल होगा और एक्स जो होगा वो फीमेल होगी। ओके, इन नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, मैमल्स। ओके, मैमल्स में मैंस आ गए, एंड द प्लांट मिलेंड्रीम, इसमें क्या होगा, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें अगर मैं बात करूँ मतलब मेल और फीमेल जो दोनों जो होंगे वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, और गैमेट्स जो होंगे उनमें 23 होगा। ओके, और वो दोनों गैमेट फ्यूज होंगे तो 23 पेयर हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसा आप जानते हैं एक्स वाई जो होता है वो हमें क्या होता है, एक्स वाई जो होता है वो मेल के लिए होता है, एक्स जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। तो देखो अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे एक्स ये हम लोगों में या ड्रोसोफिला में ये फीमेल के लिए होगा, एक्स वाई ये किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा। तो ठीक ऐसा ड्रोसोफिला में भी होगा, ठीक है, और मिलेंड्रियम में भी होगा। तो अपन में क्या हो रहा है, अपन में जो है मेल हेट्रोगेमी हो रही है। हेट्रोगेमी का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हेट्रोजाइगस कंडीशन पाई जा रही मेल में, एक्स वाई। देखो यहाँ पे होमोजाइगस है। ठीक इसका उल्टा अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है जेड डब्ल्यू मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है बताओ, जेड डब्ल्यू मैकेनिज्म। तो इसमें फीमेल, ये जेड डब्ल्यू जैसे यहाँ पे एक्स वाई है ना, वैसे जेड डब्ल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा पता है, जेड डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा किसको, फीमेल को, और मेल में क्या होगा, जेड टाइप। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो फीमेल में हेट्रोगेमी किस में होगी, तो याद रखना है आपको बर्ड्स में, और मेल में मैन में कैसा होगा, ह्यूमन बीइंग में कैसा होगा, तो मेल में हेट्रोगेमी होगी। उस बेसिस पे आपको ये याद रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे पास जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 22 पे थोड़ा आवाज़ आएगा तो उसको संभालना तो हम लोग। 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। 1 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हर प्रेगनेंसी में जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चा पैदा इन द सेंस मतलब मेल की फीमेल, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50% की होती है। और इंडिया में आप लोग जानते हैं सांसों का क्या हाल है, सांसों मतलब समझ रहे हो ना, सास का। तो सास जो है हमेशा अपने बहू को ही बोलती रहती है कि बच्चा नहीं दे रही है, ठीक है, मगर एक्चुअल में ऐसी सास जो है वो अनपढ़ होती हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास एक्स वाई होता है, कल के दिन मेरी माँ मेरे से बोले कि तुम लड़का नहीं पैदा कर रहे हो, मेरे से बोले इन द सेंस मेरे से तो वो बोलेगी नहीं, मेरी बहू को ही बोलेगी उल्टा सीधा कि यस तुम लड़का नहीं पैदा करके दे रही हो। तो एक्चुअल में उसको मुझे बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वाई होता है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम्स क्या है मेरे पास है। ओके, अब सिंपल सी बात है यार, हमेशा लड़का बनने के लिए वाई की ज़रूरत होगी, तो फीमेल के पास एक्स होता है, तो यहाँ से एक्स तो हमेशा आएगा, राइट। अब डिपेंड करता है मेरा अगर वाई इस एक्स से मिल जाता है तो मुझे क्या हो जाएगा, लड़का, और अगर मेरा एक्स मिल जाएगा तो क्या हो जाएगी, लड़की। तो सिंपल सी बात है, सास को बोला थोड़ा पढ़े आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में आके। ओके, चलिए तो ये बातें होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आ जाओ हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप वो किस में होता है, आपको पता होना चाहिए, वो होता है इंसेक्ट्स में। किस में होता है बेटा, इंसेक्ट्स में, ये आपको याद रखना है। ओके, और साथ ही साथ इसमें जो है ड्रोन्स वगैरह भी बनता है, ड्रोन्स जो होता है वो किस होता है, हैप्लॉइड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक फिनोमेना है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। अब डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस होते हैं तो उससे क्या होगा, जीनोटाइप में चेंजेस हो जाएंगे, और हो सकता है जीनोटाइप में चेंजेस हो तो फिनोटाइप में भी
चेंजेस हो जाएं। ओके, अब यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है डिलीशन भी हो सकता है, कई बार क्या हो सकता है इंसर्जन या डुप्लीकेशन भी हो सकता है। ओके, अब ये डिलीशन इंसर्जन क्या है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ आपसे। देखो फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, दिस वन इज द क्रोमोसोम। ओके, इसमें जो सीक्वेंस है जीन है ABCDEF GH ऐसा है। अब मैंने बोला कि ये बी वाला डिलीट हो गया, तो अब जो सीक्वेंस आएगा वो कैसा आएगा, अब जो सीक्वेंस आएगा मैं छोटा बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ACD ऐसा आ गया, तो सीक्वेंस चेंज हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया तो क्या हो गया म्यूटेशन। ठीक है, ऐसा तुम एडिशन में कर लेना। एडिशन में सपोज बी नहीं है, पहले तुमने बी डाल दिया तो सीक्वेंस ABCD हो जाएगा, और पहले क्या था ACD ऐसा करके, हाँ तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो क्रोमोसोमल एबरेशन दैट इज द एबनॉर्मलिटी कॉमनली ऑब्जर्व इन द कैंसर सेल्स। तो आपको पता होता है कि म्यूटेशन कैंसर के चांसेस ज़्यादा कब होते हैं, म्यूटेशन के दौरान। आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी। ओके, तो वहाँ पे बोल सकते हैं म्यूटेशन हुआ, कई लोगों को कैंसर भी हुआ। अब बात करते हैं किसकी, पॉइंट म्यूटेशन की। इन्होंने क्या बोला कि द अबव म्यूटेशन आर अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। तो सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA का याद रखना, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट म्यूटेशन। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच म्यूटेशन इज द सिकल सेल एनीमिया। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल कौन है, सिकल सेल एनीमिया। चलिए अब हम बात करते हैं, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसकी वजह से क्या होता है, अगर या तो किसी चीज़ का एडिशन हुआ या तो किसी चीज़ का डिलीशन हुआ। ओके, चीज़ इन द सेंस समझ लो बेस पेयर का, एक पर्टिकुलर बेस पेयर या तो डिलीट हो गया, ओके, और या तो वो इंसर्ट कराया गया, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो है वो फ्रेम जो है वही शिफ्ट कर जाएगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। NCERT में इसका डायग्राम है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बात करें कि UV रेडिएशन जो है वो म्यूटेशन को कॉज करता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द म्यूटाजन। अब पेडिग्री के बारे में आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या कि जैसा कि आप पहले फिर बोल रहा हूँ कि ये रिवीजन लेक्चर है, तो पेडिग्री की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। 15 सेकंड में कैसे आप कोई भी पेडिग्री सॉल्व करें, उसका ये वीडियो मैंने डाल रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एनालिसिस ट्रेट इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। सिंपल सी बात है, मेरे खानदान की बात होगी अगर, तो मेरे खानदान में मेरे दादाजी के दादाजी को क्या था, ठीक है, उसके बेसिस पे मुझे क्या हो सकता है, वो हम पता कर सकते हैं कैसे, पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस पे। तो फैमिली पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया कहाँ की थी, नैले से पढ़ा नहीं बेटा, ये इंग्लैंड की, शायद इंग्लैंड की थी, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो इंग्लैंड की रही, सोज द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंट्स, ठीक है, एज सोज द कैरियर ऑफ द डिजीज। तो आपको याद रखना क्वीन विक्टोरिया वो हीमोफीलिया की कैरियर्स थी, वो आपको याद रखना है। तो हीमोफीलिया की कैरियर्स कौन थी, ये पता चल गया होगा आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ऑटोसोमल रेसेसिव। एक है ऑटोसोमल रेसेसिव, एक कौन सा होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि जो जितने भी हमारे पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, तो उनकी वजह से अगर ये डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो बोल सकते हैं अगर अगर कोई भी कैरेक्टर्स हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर जो बोल सकते हैं जीन्स जो हैं वो अगर डोमिनेंस शो करेंगे उस क्रोमोसोम पे, ओके, तो ऑटोसोम्स पे, तो उसको बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसकी वजह से कोई डिजीज हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, और उसका उल्टा अगर रेसेसिव होगा तो क्या होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव। तो तुमको ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए याद करना है, और सेक्स लिंक रेसेसिव है और सेक्स लिंक डोमिनेंस। तो सबसे पहले इस पर खूब क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे स्टार बना के बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर सिकल सेल एनीमिया, फिर फिनाइलकीटोनुरिया, फिर थैलेसीमिया, फिर एल्बिनिज्म, फिर एल्केप्टोनुरिया, और फिर गॉचर्स डिजीज। ये कुछ यहाँ पे मैंने पूरा हल्दी कर दिया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, सिकल सेल एनीमिया इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, फिनाइलकीटोनुरिया इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, थैलेसीमिया भी वही है, एल्बिनिज्म भी वही है, एल्केप्टोनुरिया वही है, और गॉचर्स डिजीज भी वही है, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाए हचिंगसन डिजीज। तो हचिंगसन कोरिया इसको बोलते हैं, हचिंगसन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट, पॉलीडेक्टाइली इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ये क्या है, ब्रैंकीडेक्टाइल इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट, और माइटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो NCERT में इतना नहीं दिया है, मगर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं। चलिए, सेक्स लिंक रेसेसिव एक्स क्रोमोसोम में कौन आएगा, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपको याद रखना है। और वाई क्रोमोसोम में कौन आएगा, हॉलैंडर जीन, ठीक है। तो ये हॉलैंडर जीन आपको पता है, हाइपरट्राइकोसिस, वो कई लोगों के कान पे बाल रहते हैं ना, तो आप देखिए जिसके कान पे बाल होंगे, 100% पॉसिबिलिटी होती है कि उनके पिताजी के पास भी या उनके दादाजी के पास भी कान पे बाल रहे हों, ठीक है। चलो, सेक्स लिंक डोमिनेंट की बात करूँ मैं, तो डिफेक्टिव जैसे टूथ इनेमस, तो इनेमस जो है वो डिफेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, तो वो सेक्स लिंक डोमिनेंट है। अब चलिए
सारे डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और हम जेनेटिक्स कंप्लीट करने के कगार पे हैं। तो हम जो है जेनेटिक्स अप्रॉक्स 45 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं जेनेटिक्स को, 40 से 45 मिनट में जो भी समय लगा हो, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, आपको पता ही होगा, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आप देख सकते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, हाँ। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये भी आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सब लिखा हुआ है। अब सिकल सेल एनीमिया में लिख रखा है कि 6 कोडॉन और बीटा, हाँ, हीमोग्लोबिन जो चैन होती है, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चैन होती है ना, ठीक है, तो उसमें बीटा चेन्स पे ये जो यहाँ पे आपको याद रखना, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन, ठीक है। तो यहाँ पे GAG इज रिप्लेस बाय GUG, ये आपको याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये आपको याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। द इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म है द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैक्ट, तो ये इनबॉर्न बोल सकते हैं, हाँ, कौन से क्रोमोसोम का, ये आपको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 12 का। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाए। इसमें क्या होगा, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, एक मिनट, फिनाइलकीटोनुरिया का ये फिनाइलकीटोनुरिया का ये वाला, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट इज द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज दैट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू द टायरोसिन। तो इन्होंने देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो फिनाइलकीटोनुरिया होता है, फिनाइलकीटोनुरिया, वो फिनाइलकीटोनुरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होता है उसमें क्या होता है कि एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने वाला एक पर्टिकुलर जीन होता है, वो जीन जो है अफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से ये वाला जीन जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये इसी को बनाने वाला जीन वो अफेक्ट हो गया, तो अब ये एंजाइम नहीं बनेगा। और ये एंजाइम किस में हेल्प कर रहा था, ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा था। तो 100% अब जब यही नहीं बचा, वो जीन ही नहीं बचा ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को बनाने वाला, तो सिंपल सी बात है, अब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, फिनाइल एलानिन क्या होगा, ये फिनाइल एलानिन जो है हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होता जाएगा, ठीक है, और मेंटल रिटार्ड करेगा। ओके, तो आपको याद रखना, एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। ओके, ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक। तो ऑटोसोमल में यहाँ पे आ जाओ क्राइडोकॉस डिजीज, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एल्जाइमर्स डिजीज। ओके, और सेक्स लिंक की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम्स, क्लिफेंटर सिंड्रोम्स और जैकब सिंड्रोम। तो ये हो गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आ जाए तो सबसे पहले एक होता है एन्यूपोलाइडी और एक क्या होता है पॉलीपोलाइडी। तो एन्यूपोलाइडी इसमें कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता, नो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस से नहीं होगा, उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से पॉलीपोलाइडी और सेग्रीगेशन नहीं होगा क्रोमेटिड्स का, तो उसको बोलेंगे हम एन्यूपोलाइडी। ओके, एन्यूपोलाइडी में क्या होता है, या तो लॉस हो गया या तो गेन होगा क्रोमोसोम्स का। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गेन होता है 21st क्रोमोसोम पे, ठीक है, ट्राइसोमी बोलते हैं उसको। टर्नर सिंड्रोम में लॉस होता है। पॉलीपोलाइडी का एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी कि साइटोकाइनेसिस में फेलियर्स होते हैं। तो ये पॉलीपोलाइडी यूजली हमको दिखने को मिलता है किसमें, प्लांट में। डाउन सिंड्रोम ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इसको मैंगोलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा जो है मेंटली रिटार्ड होता है और 21st क्रोमोसोम पे जो है 2 होने चाहिए, यूजुअली क्रोमोसोम 2 होता है, वो बताओ पेयर में, मगर वहाँ पे एक और ऐड हो जाता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइसोमी। ओके, ये इसको डिस्क्राइब किसने किया था, लैंगडन डाउन ने, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द डाउन सिंड्रोम। ओके, तो शॉर्ट स्टेटर्ड स्मॉल राउंड हेड होते हैं, फरोड टंग होता है और पार्शली ओपन माउथ होता है, इनके मुंह हमेशा थोड़े से खुले रहते हैं। ओके, पाम इज ब्रॉड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। ओके, द फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी आपको पता ही होगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आ जाए आप, क्लेफेंटर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूँ तो XX47, XXY47, तो ये एस्टेराइल के क्या है, मेल, दैट इज द गैनेकोमैस्टिया। तो मेल में एक्चुअल में क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा एक्स जो है वो ऐड हो गया, इसलिए एक्स जब ऐड होगा तो फीमेल मेल जो है वो फीमेल की तरह बिहेव करने लगेगा। आपने बहुत सारे ऐसे मेल देखे होंगे जो फीमेल की तरह बिहेव करने लगते हैं, और गैनेकोमैस्टियाज उसमें हो जाएगा, लाइक डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, और औरत की तरह आवाज़ हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या है, XO+45। तो टर्नर सिंड्रोम की बात करूँ तो टर्नर सिंड्रोम इज व्हाट, टर्नर सिंड्रोम द XO45। तो सच डिसऑर्डर इज कॉल्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, वो चला जाएगा, तो उसकी वजह से 46 होते हैं, तो आप कितने हो जाएंगे, 45। ओके, और प्लस XO, ये आपको याद रखना है, एक एक्स क्रोम। तो ऐसी फीमेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। तो आपने बहुत सारी ऐसी फीमेल देखी होगी जो आदमी की तरह लगती है देखने में। ओके,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है इनकी ओवरीज जो होंगी वो रूडिमेंट्री होंगी, ओके। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, फीमेल वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट पूरा ख़त्म कर दिया, ओके। अभी हमारे पास 2 और चैप्टर बचे हुए हैं इस यूनिट्स में, तो हम उसको करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आ जाए आरएनए। आरएनए की बात करूँ मैं, तो इसमें जो आरएनए होते हैं एडिशनल रोल एज वेल एडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो आरएनए का रोल इन्होंने बताया, एडेप्टर की तरफ वर्क करेंगे, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। आरएनए और डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनना वो कहलाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, द प्रोसेस कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। आप जानते होंगे डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन, ओके। तो उसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, भी उसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, डीएनए के बारे में थोड़ी बात है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में, एसर्किया कोलाई में और ह्यूमन में। अब यहाँ पे जो बेस पेयर होते हैं वो याद रखना है 48,502, 48,502 बेस पेयर्स किसमें होते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में। एसर्किया कोलाई में कितने होते हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁶, ये आपको याद रखना है। और ह्यूमन में कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹, ओके। तो इन्होंने डिप्लॉयड कंटेंट का दिया, डिप्लॉयड का हैप्लॉयड का एनसीईआरटी में लिख रखा है 3.3 इंटू 10⁻⁹, ओके। ये आपको याद रखना है। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की अगर मैं बात करूँ, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है, 5174 बैक्टीरियोफेज, उसमें कितना होता है, 5, 3, 8, 6। तो ऐसे बोलो कि ज़्यादा 5, 3, 5 करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5 के बाद 6 आता है, ऐसा याद रखने का। तो 5, 3, 8, 6 ये आप याद रख सकते हैं। अब इसमें कुछ बहुत आसान बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप जानते हो कोई भी न्यूक्लियोटाइड होता है तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती है यूजुअली। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, ओके, और एक फॉस्फेट होता है। अब जो वैरी होता है डीएनए और आरएनए में, वो क्या होता है, शुगर। अगर राइबोस शुगर होगा तो आरएनए बनेगा, ओके। और डीऑक्सीराइबोस शुगर हो तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, ओके। अब यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कि होता है प्यूरिन और एक कौन सा होता है, पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में कौन होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ओके। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं लिंक टू द पेंटोज थ्रू शुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको पता होना चाहिए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बोल सकते हैं जुड़े हुए होते हैं कौन, नाइट्रोजनस बेस। जो भी नाइट्रोजनस बेस होंगे वो पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होंगे और क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। व्हेन द फॉस्फेट इज अटैच्ड टू द 5' OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फोएस्टर लिंकेज। आपको ये भी पता होना चाहिए। और जैसे ही नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा तो उनके बीच में क्या बनेगा, 3' to 5' का फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये कैसे बनता है। देखो, अगर सपोज करो ये शुगर है, ओके, तो ये फर्स्ट कार्बन है, मैं बस नेमिंग कर रहा हूँ, ओके। HOH आपको पता ही होना चाहिए, HOH होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डीऑक्सीराइबोज ले रहा हूँ तो यहाँ पे HH रहेगा, ये भी पता है। सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन H होगा, और क्या यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, ओके। यहाँ पे H और OH, और यहाँ से ऐसा इससे ऐसा जुड़ा होगा, यहाँ पे H ना होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2OH, और उससे जो है फॉस्फेट जुड़ा होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये 5th कार्बन होता है, दिस वन इज द 5th कार्बन, ओके। ये कौन सा है, 4th, ये कौन सा है, 3, ये कौन सा है, 2nd, और ये 1st। ऐसा एक और मान लो, यहाँ पे पूरा नाइट्रोजनस बेस, अरे हाँ, ये आपका शुगर है, दिस वन इज द शुगर, ओके। ये ऐसा शुगर है, इसका 3' एंड ये होगा, और ये 5' एंड पे यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा होगा, ये 5' एंड पे। तो आप देखो यहाँ 3' और ये 5, ये 5th एंड, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ओके। ये हमेशा किधर से किधर बनेगा, 3' to 5', वही लिख रखा है यहाँ पे, हाँ, 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ओके। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। तो ये वाली बात आप उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। In RNA, every nucleotide residue has the additional OH group present at the second position in the ribose। तो आपको याद रखना है, देखो हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाएगा OH ग्रुप, ओके। डीएनए में ऐसा नहीं होता, डीऑक्सीराइबोस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि सेकंड कार्बन पे जो है OH वो रिमूव हो जाता है। चलिए
ईच न्यूक्लियोटाइड हैव 3 कंपोनेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थाइमीन, थाइमीन का दूसरा नाम क्या है, 5 मेथाइल यूरेसिल, ये आपको याद रखना है। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज द नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोफिलिक होगा। हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज होता है और बेसिक होता है, ठीक है। उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है लाइसिन और दूसरा कौन सा होता है, आर्जिनिन, ये आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1982 में, किस पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोकोकस। अनइक्वीवोकल प्रूफ उन्होंने दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बताया किसने था, हार्से और चेज ने। देखो इन्होंने ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, आपको पता ही होगा, रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, ये सब, ठीक है। तो बस ये रिवीजन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये रिवीजन है, तो हम रिवीजन की तरह इसको लेकर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल किसने बताया, हार्से और चेज ने 1952 ऑन बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे के 2 क्वेश्चन निकल के आए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हार्से और चेज ने बताया कि ये बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेज वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बैक्टीरियोफेज पे इन्होंने वर्क किया था। और इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो किस पे वर्क किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। लेंथ ऑफ डीएनए इन मैमलियन सेल इज 2.2, ये आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ इक्वल है 1.36 mm, ओके, 1.36 mm यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं एक पर्टिकुलर हेलिक्स में, ओके। डीएनए वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक मिशर, ओके, और उसको टर्म दिया इन्होंने क्या, न्यूक्लिड। तो ये आपको याद रखना कि फर्स्ट आइडेंटिफाई जो है किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने, और उसको टर्म क्या दिया था, न्यूक्लिड। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आ जाए कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, किसमें किसमें होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, वो होता है टीएमबी टोबैको में, जैसे वायरस, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज और एचआईवी में, ओके। अब हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो पहले हम बात करेंगे कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, वियर द बैकबोन, ये आपको याद रखना है, बैकबोन कौन होता है उसमें, शुगर फॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेस होते हैं, बेस नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो किधर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजनस बेस हमेशा अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। और जो बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, उसमें जो बैकबोन होता है डीएनए का बैकबोन, वो कौन होगा, शुगर और फॉस्फेट्स, ये आपको याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक कैसा होगा, सपोज दिस वन इज 5' to 3', तो ये वाला कौन सा होगा, ये होगा 3' to 5', ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए वो यहाँ पे लिख रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन वो हमेशा थायमिन से कनेक्ट होता है, पता ना आपको। तो आलू के सामने टमाटर, ऐसा याद रखा, आलू से कौन जुड़ेगा, टमाटर, ओके। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। ये नहीं कहना कि कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं। और यहाँ पे जी किससे जुड़ेगा, सी से, जी किससे जुड़ेगा, सी से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जी कौन है, यहाँ पे ग्वानिन है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से कनेक्ट होगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 बातें 3 बातें हो गई, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हाइड्रोजन एच बॉन्ड ये मैंने आपको बता दिया, ये बेस पेयर भी बता दिया। अब यहाँ पे एडेनिन जो होगा, एडेनिन वो थायमिन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब ग्वानिन जो है मैंने आपको बताया साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स टू पायरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन किससे कनेक्टेड होगा, पायरिमिडिन से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमेशा एक प्यूरिन, एक पर्टिकुलर प्यूरिन वो दूसरे पैरामिडिन से कनेक्टेड होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे जो 2 चेन्स आर कॉइल्ड राइट हैंडेड फैशन, ओके। पिच ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का जो पिच होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है, मगर ये एंगस्ट्रॉम में भी पूछ सकता है। तो एंगस्ट्रॉम में डीएनए का अगर पिच की अगर हम बात करें तो एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम, ओके, 34 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन हेलिक्स इज इक्वल टू 0.3 नैनोमीटर। यस, बहुत बढ़िया। एक पर्टिकुलर बेस पेयर, सपोज करो ये एक बेस पेयर है और ये एक बेस पेयर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना इन्होंने बताया, वो इन्होंने बताया 0.34। तो 0.34 को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा, ओके। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, उसके लिए सॉरी यार, पड़ोसी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो राइट हैंडेड फैशन हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे फ्रांसिस क्रिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, फ्रांसिस क्रिक के बारे में। तो फ्रांसिस क्रिक की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए से क्या बना, आरएनए, और आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा, ओके, सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक, ये आपको याद रखना है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए,
and the double helix in a mammalian cell is calculated simply by the multiplying the total number of base pair. तो total number of base pair, ठीक है, और with the distance between two consecutive base. तो जितने भी बेस पेयर हैं उनको दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उससे आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वो आ जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁻⁹ और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या होगा 0.34 इंटू 10⁻⁹. ओके, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर. ओके, लेंथ ऑफ इक्वल है डीएनए 1.36, ये हो गया. अब यहाँ पे आ जाए, डीएनए जो होता है इज हेल्ड विद द सम प्रोटीन दैट हैव द पॉजिटिव चार्ज. उस प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के पास कैसा होता है, निगेटिव चार्ज. ओके, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड. ओके, यहाँ पे आप हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानते होंगे. हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन के पास. ओके, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं क्या, हिस्टोन ऑक्टामर. ये भी आपने सुना होगा, हिस्टोन ऑक्टामर. अब आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, उसको हम बोलते हैं पूरा जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर्स बनते जा रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, मोतियों की मालाओं की तरह. उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. और टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, डीएनए हेलिक्स के 200 बेस पेयर. इसको भी आपको याद रखना है. अ न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन, दैट इज द थ्रेड लाइक बॉडी, थ्रेड लाइक स्टेन्स, ठीक है, बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन आर सीन एज द बीड्स ऑन स्ट्रिंग. ओके, बीड्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो ये आपको याद रखना, ये किसके लिए बोला गया, कि क्रोमेटिन के लिए बोला गया, बिल्कुल नहीं, ये न्यूक्लियोसोम के लिए बोला गया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग. ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यूक्रोमेटिन, और हम बात करेंगे फिर उसके बाद किसकी, हेट्रोक्रोमेटिन. तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, पहली बात, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी होता है. ये भी आपको याद रखना है. यूक्रोमेटिन मतलब ट्रू क्रोमेटिन. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यहाँ पे लिख रखा है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेट्रोक्रोमेटिन, तो हेट्रोक्रोमेटिन ये कैसा होता है, डेंसली पैक्ड होता है, ये डार्क स्टैंड होता है. ये देखो, ये लाइट स्टैंड है, ठीक है, हम कलर अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये डार्क होगा और ये लाइट होगा. और हेट्रोक्रोमेटिन जो ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है. चलो, अब हम बात करेंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियन बाय द मिशर एंड द प्रोपोजिशन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय द मेंडल ऑलमोस्ट द सेम. ये फालतू चीज़ें हैं. चलिए आगे हम बात करते हैं. फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता दूं पहले रेप्लिकेशन पढ़ाने से पहले, ओके, कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ओपेरेंट मॉडल का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. इसका लिंक हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं. चलिए, अब हम बात करेंगे इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. ओके, वो बैक्टीरिया आपको पता ही होना चाहिए विद द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया. आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था. फिर उसके बाद बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल नॉट डिफाइंड हिज एक्सपेरिमेंट. तो आपको पता ही होना चाहिए कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सिर्फ ये बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मगर जेनेटिक मटेरियल कौन है वो नहीं बता पाए वो. तो उसके लिए 2-3 साइंटिस्ट है जिसका नाम था, एक था ओसवाल्ड एवरी और कॉलिन मैकलियोड, और फिर आए कौन, मैकलिन मैककार्टी, ठीक है. ये 3 एक्चुअल में 6 नहीं 5 नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है 3 है, ठीक है. द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन. तो इनको लगा कि जो है जेनेटिक मटेरियल कौन है, पहले प्रोटीन. दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. तो आपको याद रखना है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को वापस से उसको एक बेसिस बना के एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड, ऐसे याद रखो, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी. ओके, दे कंक्लूडेड दैट द डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल. उनको ऐसा लगा कि प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है, मगर बाद में पता चला कि नहीं, डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है. बट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्वीनियंस्ड, but not all biologists were convinced. Okay, ठीक है. तो DNA is the genetic material came from the experiment by the Alfred हर्शे एंड मार्था चेस. हाँ, मतलब हर्शे और चेस ने ये बताया कि नहीं 100% जो है, अगर बात करें तो डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह है. दे वर्कड ऑन द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज. कई बच्चे ये बोलते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है. नहीं, ऐसा नहीं है. बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस. आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस, और ये एक्चुअल में ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है. ओके, अब यहाँ पे इन सम वायरस द आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. फॉर एग्जांपल टोबैको में जैसे वायरस, ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये सब हो गया.
अब यहाँ पे जो आरएनए इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी ए कैटालिटिक हैंस रिएक्टिव। आपको पता होना चाहिए कि आरएनए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए स्टेबल होता है, ओके। डीएनए इज द लेस रिएक्टिव, आपको मिल गया यहाँ पे, एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू द आरएनए। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। आपको याद रखना है, दो न्यूक्लिक एसिड में बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? बेटर जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि डीएनए एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है, ओके। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है ना। अब आरएनए की हम बात करें तो डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये प्रोटीन सिंथेसाइज मैकेनरी इवॉल्व अराउंड द आरएनए, ये सब तुम जानते हो। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हम करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहा हूँ और आप भी मुझे अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज द आरएनए इज बेटर, ठीक है। तो किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए जो है वो बेटर है, ओके। मगर अगर मैं बात करूँ तो किसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है उसके लिए कौन बेटर है? डीएनए। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? ये स्टेबल है, और आरएनए कैसा है? रिएक्टिव है, तो आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, ओके। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और साथ ही साथ में मैंने आपको ओपेरन मॉडल, इन सब के साथ लैक ओपेरन, ठीक है, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं। वहाँ पे आप जाके अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन जो है, सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज अ स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इट इज़ नॉट स्केप और नोटिस द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव द postulated immediately or suggest the possible copying of mechanism for the genetic material। ये वॉटसन और क्रिक ने बोला था, ये फर्जी है, ठीक है। इतना कुछ इस पर ध्यान नहीं देने का। मगर वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? प्रपोज किया था, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू जो है डीएनए के स्ट्रक्चर्स को, ओके। ये आपको याद रखना। डीएनए मॉलिक्यूल हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए से दूसरा वैसे को वैसा ही डीएनए बन जाए। मगर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि वन पेरेंटल, अगर डीएनए एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल से एक ऐसा डीएनए बना जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड नया है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब क्या हुआ कि उसने अपने पेरेंट के कैरेक्टर्स को, मतलब पेरेंटल जो कैरेक्टर्स थे वो अभी भी उस डीएनए में है, पेरेंटल डीएनए उसमें है, इसका मतलब नया सिर्फ 50% है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव, ओके। द सिमिलर experiment involving use of the radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA। तो जैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हुआ, पता चला कि 50% देखो पेरेंट्स वाला था और 50% नया बना, वैसा ही पता करने के लिए रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किया किसने? टेलर ने, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया है कि नहीं दिया? हाँ, टाइलर, ठीक है। तो टाइलर ने यूज़ किया था एंड कलीग्स इन 1958, ठीक है। तो किस पे उन्होंने वर्क किया था? विशिया फावा, दैट इज द फावा बीन्स, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ई कोलाई यानी एशेरिकिया कोलाई, ठीक है। उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ये 106 नहीं भाई, 10⁻6 बेस पेयर है, ओके। कंपेयर इट विद द ह्यूमन हुज द डिप्लॉयड कंटेंट कितना? 6.6 इंटू 10⁻9। द कंप्लीट द प्रोसेस, ये आपको याद रखना है, वो प्रोसेस कंप्लीट करते कितना? 38 मिनट में, 38 मिनट में। तो ये आपको एनसीईआरटी में एक जगह 20 मिनट दिख जाएगा, एक जगह 38 मिनट, ठीक है। तो यूजुअली आप अगर मेरे से पूछोगे तो 20 मिनट मान के चलो, ठीक है। ये 38 ऐसे दिया है। चलो अब हम बात करते हैं ऑन एवरेज द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन टू बी अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर 2000 बेस पेयर। मतलब इन्होंने बोला कि जो रेप्लिकेशन है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, उसमें कि एक सेकंड में कितना बेस पेयर रेप्लिकेट हो जाता है। तो देखो कितना बताया, बताओ 2000। बहुत बढ़िया बात, ओके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन जो है वो एनर्जेटिवली जो है एनर्जी इसमें लगती है, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा, सही बात है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहिए रेप्लिकेशन फॉर क्या होता है। एक बात बताओ, कोई एक डीएनए, अब उस डीएनए को हम क्या बनाने जा रहे हैं? कॉपीज बनाने जा रहे हैं, रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो उस डीएनए के स्ट्रैंड को हम खोलते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ओके। तो जैसे रस्सी होता है उसको हम खोलते हैं तो उसका एक एंड ऐसा खुल जाता है, तो वैसे ही डीएनए को जो हम खोलेंगे तो उसका एंड जो खुल जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? रेप्लिकेशन फॉर्क, ओके। अब यहाँ पे वर्क करता है जब द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए से डीएनए बनाना है, दैट्स राइट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मगर जब हमको डीएनए से आरएनए बनाना होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में, तो हम यूज करते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ओके। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज द 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो डीएनए
डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन से डायरेक्शन में वर्क करता है, ये एंजाइम कौन से डायरेक्शन में वर्क करता है 5'3। तो हमेशा याद रखना एक नया जो डीएनए भी बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में बनेगा 5'3 पे। ओके, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रैंड की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो 3'5' होता है। द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, इस पे जो होता है रेप्लिकेशन कैसा होता है कंटिन्यूस। मगर ऐसे टेम्पलेट जो 5'3 पे होता है इस पर रेप्लिकेशन कैसा होता है डिसकंटिन्यूस। ओके, तो ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कहाँ पे, मेरे वीडियोस में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर 3'5 होगा तो कंटिन्यूस होगा, पहले 3'5 पे कंटिन्यूस और 5'3 पे डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज द फ्रेगमेंट एंड लेटर ज्वाइन विद द एंजाइम दैट इज द डीएनए लाइगेज। तो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में पहले सिंथेसाइज हो जाएंगे और फिर डीएनए लाइगेज से हम उसको जोड़ देंगे। ओके, इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है वो कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू द पॉलीपोलैरिटी। कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है या सेल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे पॉलीपोलैरिटी हो जाएगी। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए, अब यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर बोल रहा हूँ सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे, मैंने ऑलरेडी उसको डाल रखे है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब सिंपल आपको याद रखना है, डीएनए से क्या बनना, डीएनए से बनना किसका, आरएनए का। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब चलो सीधे आ जाओ, इसमें जो यूनिट्स होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज़ होती है, एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल यूनिट और एक होता है टर्मिनेटर। आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टोन क्या होता है। सिस्टोन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। तो सिस्टोन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट होगा। ओके, अब उस सेगमेंट से क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। और वही एमआरएनए मतलब वो पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो भी बोल सकते हैं कोड्स होंगे, ठीक है, जो भी अमाइनो एसिड्स के कोडॉन्स होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, एमआरएनए पे। और एमआरएनए वही इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है, बोल सकते हैं टीआरएनए तक। टीआरएनए उसका एंटी कोडॉन बनाता है, आपको पता होगा, और उसके बेसिस पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोन। ठीक है, अब यूकैरियोट में जो सिस्टोन होता है वो कैसे होता है, मोनोसिस्टोनिक। ओके, सिंगल यूनिट्स होगी। और ऐसे बहुत सारे सिस्टोन अगर पाए जाए तो क्या बोलेंगे हम, पॉलीसिस्टोनिक जो होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ओके, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएं, एक टर्म आता है कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द एक्सॉन। आपको पता होना चाहिए कि जब मैच्योर एमआरएनए बनता है ना तो उसके पहले एक बोल सकते हैं कि एक इमेच्योर आरएनए या प्रोसेसिंग एमआरएनए बनता है जिसको एचएनआरएनए हम बोलते हैं। तो उसमें एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इंट्रॉन को उसमें से बाहर निकाल के फेंकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बेकार होता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल होता है। तो इंट्रॉन को हम बाहर निकाल के फेंकते हैं। जो मैच्योर एमआरएनए में पाया जाता है वो क्या होता है, एक्सॉन। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है, तो एक्सॉन आपको याद रखना है। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर्ड और प्रोसीज्ड आरएनए। ठीक है, तो प्रोसीज्ड आरएनए मतलब उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। ओके, अब सिंस द टू स्ट्रैंड हैव द अपोजिट पोलैरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज, याद रखना रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम होगा वो होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये आपको याद रखना है, मतलब कहाँ पर, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहा हो। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमरेशन ऑन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5'3'। वहाँ पे भी जो नया डीएनए बन रहा था वो 5'3' में बन रहा था, और यहाँ पे भी जो आरएनए बन रहा है वो भी 5'3' में बन रहा है। स्ट्रैंड दैट इज द पोलैरिटी 3'5' एक्ट एज द टेम्पलेट। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है, 3'5'। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहा हूँ मैं, अनदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5'3' एंड द सीक्वेंस सेम एज द आरएनए एक्सेप्ट द थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल डिस्प्लेइंग द ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो इन्होंने बोला कि दूसरा एक और है जो कौन सा है, 5'3' वाला। ओके, अब इन्होंने बोला कि आरएनए पे जो होता है ना, आरएनए पे सारा सीक्वेंस जैसा डीएनए पे होता है वैसा आरएनए पे भी होता है, मगर एक चीज़ चेंज होती है, वो क्या, कि आरएनए पे थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है, कोडिंग स्ट्रैंड एक्चुअल में कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता, मतलब उसकी कोडिंग नहीं होती, ये सिर्फ छलावा है। ठीक है, याद रखना है आपको, टेम्पलेट स्ट्रैंड की हमेशा कोडिंग होती है। चलिए,
अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये तुम जानते होगे, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं, ठीक है। 5 days ये कोडिंग स्टैंड ये हो गया। टर्मिनेशन, टर्मिनेटर इंट क्या होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, और प्रोमोटर इंट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होगी, ओके। अब यहाँ पे आपसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, शायद अभी आगे आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। अब मैच्योर एमआरएनए में देखो एक एचएनआरएनए था, मैंने आपको बताया था एचएनआरएनए, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों थे। फिर क्या हुआ, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है आपको बताया, स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है प्रोसेसिंग इंक्लूड द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करने के बाद 5 days इन पे क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं, और 3 days इन पे क्या करेंगे, हम टेलिंग करेंगे, ओके। तो ये आपको याद रखना है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड एज द स्प्लाइसिंग, ओके, ये आपको याद रखना है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई, स्प्लाइसिंग, डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं, उनके बारे में हम फटाफट चीज़ें समझ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आगे वो नहीं दिया है कि सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर क्या होते हैं। तो सिग्मा फैक्टर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, और रो फैक्टर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को बोल सकते हैं रोकता है। नाम से पता चला, सिग्मा फैक्टर ऐसे, सिग्मा ऐसे स्टार्ट करेगा, और रो फैक्टर रो फैक्टर रो से रोकेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन यूकैरियोट 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ओके। एक होगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक होगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यूकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वो क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, ओके। तो राइबोसोमल आरएनए में कौन कौन सा होगा, 5.8s, 18s और 28s, इस पे क्वेश्चन आया हुआ। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सेकंड पे एचएनआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, आपको पता होना चाहिए कि एमआरएनए जो है कहाँ से बनता है, एचएनआरएनए से। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये क्या बनाएगा भाई, टीआरएनए, 5s आरएनए और एसएमआरएनए, ओके। तो इसका फार्मूला है RMT123, ओके, RMT123। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टीआरएनए। टीआरएनए इसको हम बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल, ओके। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर की बात करो। 2D स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्लोवर लीफ लाइक, आप क्लोवर लीफ देख सकते हैं उसकी तरह दिखेगा ये। और इन्वर्टेड एल लाइफ, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना है। टीआरएनए को ही हम बोलते हैं क्या, सॉल्युबल आरएनए। टीआरएनए को ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल आरएनए। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने बताया, ठीक है। हु आर्ग्यूड दैट द सिंस देयर आर ओनली 4 बेस पेयर एंड इफ दे आर कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, ठीक है, इफ दे हैव टू कोड 20 अमीनो एसिड। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई ऐसा है, 4 ही बेस हैं और वही 20 अमीनो एसिड्स को कोड, अमीनो एसिड्स की कोडिंग करेंगे। George Gamow suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made for 3 nucleotides. तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे AUG मेथियोनिन है, तो इसके 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, एक ये, ठीक है। तो हर कोड में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। उसके बेसिस पे टोटल कोडॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कोडॉन हो जाएंगे 64। कैसे, देखो अगर 4 किया तो 4 पे सिर्फ 4 बनेंगे, ठीक है। इसका बोल सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड पे 4 किया तो सिर्फ 16 बनेंगे। हमको कितने चाहिए, 20। तो इन्होंने क्या किया, 4 का क्यूब कर दिया, मतलब क्या 4 × 4 × 4, तो ये बन गया 64, ठीक है। अब हमको चाहिए कितने थे, 20, मिल गया कितना, 64, ठीक है। तो बस आ गया ना। अब देखो इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। मतलब कैसा, मेरा नाम आकाश सिंह है, मेरा कुछ और नाम भी हो सकता है, मगर मैं रहूँगा तो आकाश सिंह ना। तो एक ही आदमी के 5-6 नाम होंगे, समझ में आया कि नहीं है। मगर अमीनो एसिड कितने होंगे, 20, मगर उसके कोडॉन जो है वो कितने होंगे, 64। ये आपको याद रखना है। उसमें से भी 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन, ओके। चलिए, द केमिकल मेथड वाज डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना, चलो कहीं तो इंडिया आया, ठीक है। वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग द आरएनए मॉलिक्यूल विद द डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ बोल सकते हैं, इन्होंने भी कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पे इन्होंने भी कोडॉन बनाए, ठीक है। कैसे, इन्होंने क्या किया, ये तो होमोपॉलीमर ले लिया, होमोपॉलीमर मतलब सेम टाइप के, ओके। और हेट्रोपॉलीमर कोपॉलीमर मतलब दो का, जैसे देखो यहाँ पे ऐसा लिख दिया AACCGG, तो आप बताओ 3 के क्या बन गए, AAC, ऐसा करके। हाँ, तो ऐसा इन्होंने लिया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मार्शल नीरेनबर्ग सेल्फ फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंड फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसीफर्ड, ओके। सेवरल ओका, ये आपको याद रखना है, सेवरो ओका एंजाइम, इसके एंजाइम का नाम बस याद रखना है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइडेज, बस यही याद रखना है। ऑल्सो हेल्पफुल इन द पॉलीमराइजिंग आरएनए, इन्होंने ये बताया कि ठीक है आरएनए का पॉलीमराइजेशन होता है ये पर्टिकुलर एंजाइम से, ठीक है। क्या नाम है उसका, पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, ओके। चलिए
अब यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर के बारे में दिया है जेनेटिक कोड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आने वाले, जो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोडॉन कितने होंगे, ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, 61 कोडॉन होंगे जो कोड करेंगे फॉर अमाइनो एसिड्स, ओके, और 3 कोडॉन्स ऐसे होंगे जो किसी भी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करेंगे, वो स्टॉप कोडॉन कहलाएंगे, दे फंक्शन एज द स्टॉप कोडॉन। ऑलरेडी बताया 1 कोडॉन कोड फॉर मेनी अमाइनो एसिड्स, मैंने आपको बताया ना एक पर्टिकुलर कोडॉन जो है वो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकता है, हेंस इट इज़ सॉरी 1 कोडॉन, ये नहीं, इसका उल्टा मैंने बोला था, हाँ 1 कोडॉन कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। देखो एक कोडॉन एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है पर्टिकुलर। देखो ये AUG, ओके, तो AUG हमेशा किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ मेथियोनिन के लिए होगा, मेथियोनिन, तो ये AUG हमेशा मेथियोनिन को ही कोड करेगा, ओके। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मगर ये मेथियोनिन और अलग अलग कोडॉन से भी कोड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, दिस वन इज मी, ओके, ये आकाश सिंह है, तो ये मेरा नाम आकाश है, आकाश, तो हमेशा आकाश मुझे ही कोड करेगा, तो ये आकाश नाम मुझे ही कोड करेगा, मगर मेरे और भी नाम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल नीरज हो सकता है, फॉर एग्जांपल अंशुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो मेरे एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, मगर अंशुल भी मुझे ही कोड करेगा, नीरज भी मुझे ही कोड करेगा, आकाश भी मुझे ही कोड करेगा, ओके। तो वही लिख रखा है कि एक कोडॉन जो है एक समय पे एक ही अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा, मगर एक अमाइनो एसिड्स एक से ज़्यादा कोडॉन रख सकते हैं, समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। हेंस इट इज़ अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। देखो मिला ना कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड किए जाएंगे, हेंस द कोड इज डीजेनरेट, ओके। द कोडॉन इज रीड इन mRNA कॉन्टिन्यूअस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशन, ओके। कोड्स इज नियरली यूनिवर्सल, सही बात है, कोड्स जो होंगे नियरली कैसे होंगे, यूनिवर्सल होंगे, ठीक है। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू कोड फॉर द फिनाइल एलानिन, ओके। सम एक्सेप्शन विद द रूल हैव बीन फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया कोडॉन एंड सम प्रोटोजोन, तो इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। आप देखो AUG का डुअल फंक्शन इन्होंने दिया, एक तो इसका मेथियोनिन और एक क्या होता है इनिशिएटर कोडॉन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये बातें हो गई, चलिए अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। तो चलो, translation refer to the process of polymerization of amino acids from a polypeptide। तो देखो ट्रांसलेशन के बारे में आप सारी चीज़ जानते हो, मतलब कैसे, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात कि ट्रांसलेशन के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो ट्रांसलेशन क्या है, mRNA से प्रोटीन का बनना। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, उसके बाद ये जो है ख़त्म होने वाला है, ओके। तो 2 चीज़ें हैं, चलिए फटाक से इसको भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ लिख रखी है इसके रिगार्डिंग कि सेलुलर फैक्टर्स जो होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है वो कौन होता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम इज कॉल्ड एज द सेलुलर फैक्टर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे आ जाओ, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल RNA एंड अबाउट द 80 डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है। तो राइबोसोम याद रखना है, उसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNAs होते हैं उसमें, और डिफरेंट प्रोटीन्स भी होते हैं, ओके। अब यहाँ पे आ जाए mRNA have some additional sequence that are not translated and referred to as the untranslated region। तो mRNA के पास कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस होते हैं जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता, जिसकी बोल सकते हैं जिसका एंटी कोडॉन tRNA पे नहीं बनता, ओके, उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, दैट इज द UTR, ओके, UTR। अब UTR कहाँ होता है, प्रेजेंट द 5 days बिफोर द स्टार्ट कोडन। तो स्टार्ट कोडन के पहले सपोज AUG है, ठीक है, AUG, तो इसके पहले जो भी कोडॉन होंगे वो बिल्कुल भी उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो AUG ढूंढना, और उसके बाद जो स्टॉप कोडॉन है, फॉर एग्जांपल UAG, ठीक है, ऐसा करके, तो वो स्टॉप कोडॉन के बाद कोई भी अगर सीक्वेंस आ रहा है तो वो भी उसका भी बोल सकते हैं, उसकी भी कोडिंग नहीं होगी, उसका भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे होंगे, ओके, ये आप जरूर याद रख लो। चलिए अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम पढ़ेंगे, ये आपका ओपेरन मॉडल है, इसका वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। डायरेक्ट आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ, ये इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे। ये देखो, इफ एन एंजाइम कॉल्ड एज द बेटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय द ई कोलाई, इट इज यूज्ड द कैटालिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड दैट इज लैक्टोज। तो ये बेटा गैलेक्टोसाइडेज किसके यूज में आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लैक्टोज को किस में तोड़ रहा है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कौन तोड़ रहा है, तो याद रखना बेटा गैलेक्टोसाइडेज,
द बैक्टीरिया यूज देम एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, पहली चीज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक वर्ड जो यूज हुआ यहाँ पे, ये किसकी वजह से हुआ? लैक्टोज की वजह से हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ टाइप के जीन्स हैं, जैसे एक है आपका लैक ओपेरॉन में बहुत सारे जीन्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। एक होता है रेगुलेटरी जीन, ठीक है, एंड द आई जीन, हियर द आई डज नॉट रिफर टू इंड्यूसर। याद रखना, यस, ये आई यहाँ पे इंड्यूसर नहीं, ये क्या है? इनिबिटर के लिए। और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। ओके, तो रेगुलेटर जीन, आई जीन दैट इज द इनिबिटर जीन, और स्ट्रक्चरल जीन जिसमें कौन होता है? ZYA। आई जीन यानी कि इनिबिटर जीन, वो जो होगा रिप्रेशर होगा, किसकी लिए? रिप्रेशर होगा फॉर द लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो ये ऑपरेटर को जाके बाइंड कर लेता है। आप जब डायग्राम देखेंगे तो ये आई जीन जो होता है ये रिप्रेशर्स की तरफ वर्क करता है और ये ऑपरेटर को जाके बाइंड कर लेता है। फिर आएगा आपका जेड जीन। अब जेड जीन में क्या है? यहाँ पे आपको देखो स्ट्रक्चरल जीन में आता है ना ZYA। अब यहाँ से आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जेड जीन जो है वो कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ऑलरेडी बताया बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करता है। ओके, बगल वाले कुकर बहुत बजा रहे ना, लाइक। चलिए, तो ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दैट इज बी गैल। ओके, वाई जीन की अगर मैं बात कर लूँ, वाई जीन, तो वाई जीन किसके लिए होगा? वाई जीन इज कोड फॉर परमिएज। आई जीन का मैंने आपको बता दिया, हाँ। जेड जीन का भी मैंने बता दिया आपको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन किसके लिए होगा? परमिएज के लिए होगा। ओके, दो चीज़ें हो गई जो परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, अब तक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, एंड ए जीन किसके लिए कोड करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। बस इतना ही समझो और मस्त हो जाओ। ओके, याद रखना, इतना ही समझना है आपको और मस्त हो जाना है। अब देखो यहाँ पे ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो ये तीनों जो बन रहे हैं किसके लिए है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए, कि मैं लैक्टोज को कैसे बनाया जाए, तोड़ा जाए, ये बातें हैं, ठीक है। अब लैक्टोज यहाँ पे वो करते हैं किसकी तरह? इंड्यूसर को। वो क्या करता है एक्चुअल में? वो रिप्रेशर को बाइंड कर लेता है, ठीक है। अगर बाइंड कर लिया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, और बाइंड नहीं कर पाए तो उसको लेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। ओके, अब हम बात करेंगे HGP, ठीक है। HGP दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 1990 में आया। सबसे पहली बात, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद रखना 1990 में आया था। ओके, HGP 13 साल का प्रोजेक्ट था, 2003 में ख़त्म हुआ। सीक्वेंसिंग ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट हुआ मई 2006 में। बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम वो कितने हैं? 3164.7 मिलियन। क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है उसमें कितने जीन है? 2968। क्रोमोसोम वाई जो होता है उसमें सबसे कम जीन होते हैं, कितने? 231। ओके, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ये आपको सब डेटा है, मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, फंक्शन ऑफ अननोन ओवर द 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। तो जितने भी जीन डिस्कवर्ड किए गए 50% ऐसे हैं जिनके फंक्शन अभी तक हमको नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ जीन्स अप्रोक्स 30,000। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ कितना बेस पेयर? कितना बेस? 3000 बेस। ओके, लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन तो याद रखना डिस्ट्रोफिन, कितना होता है उसमें बेस? 2.4 मिलियन बेसेस। ओहो, मतलब लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रोफिन है उसमें 2.4 मिलियन बेसेस होंगे। ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल्स। तो बड़ी बात है भाई कि 99% हम लोग में कैसे होता है? सिमिलर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए 99% कैसे होंगे? सिमिलर होते हैं, हाँ, ठीक है। 0.1% जो है वही जो होता है बोल सकते हैं कि हमको डिसिमिलर्स बनाते हैं। ओके, रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। There are 1.4 million location where the single base DNA differences, that is the SNPs, okay, आपको पता होना चाहिए occurs। तो कितने लोकेशन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर बेस पेयर का डिफरेंस है? दैट इज 1.4 मिलियन लोकेशन। ओहो, LEC, LELSI, इसका नाम आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज। HGP को कोऑर्डिनेट किसने किया था? कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंटल ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। During the early year of HGP, the Wellcome Trust UK became a major partner. Additional contributor came from the Japan, France, Germany, China भी आ गया, वायरस पहले आएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें थी। अब कुछ और है कि मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, ईस्ट, सीनोरैबिटिस एलिजेंस, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं HGP के अंतर्गत है। HGP यूजली ह्यूमन प्रोजेक्ट के लिए था मगर उसमें नॉन ह्यूमन प्रोजेक्ट मॉडल्स भी आ गए। ओके, एंड अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड्स, ठीक है। ये सीनोरैप्टिड इलिडेंस के बारे में दिया उन्होंने। ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, प्लांट, राइस एंड एरेबिडोप्सिस और आल्सो हैव बीन सीक्वेंस्ड। ओके, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब मुझे आपसे बात करनी है किसके बारे में? DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, पहली बात ह्यूमन जीनोम्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड कंटेंट की अगर बात करूँ तो
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ होते हैं हैप्लॉइड कंटेंट के लिए। आपको पता होना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज द रेपिटेटिव डीएनए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं वो 99.9% जो होते हैं सेम होते हैं। तो एक होता है रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए। ओके, रेपिटेटिव डीएनए पे क्या होता है, वहाँ पे बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं में चेंजेस होता है, ठीक है। तो उनमें चेंजेस होते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि अच्छा ये इसका डीएनए पर्टिकुलर आदमी का। ओके, because in these sequence a small stretch of DNA repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA and as different peak during the density gradient centrifugation. Centrifugation की मदद से हम उस repetitive DNA को अलग कर लेंगे. The bulk DNA form a major peak and the other small peak are referred to as the satellite DNA. If an inheritable mutation is observed in a population that is the high frequency, it referred to as the DNA polymorphism. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किसने किया था? अलेक्स जाफरी ने। ओके, ही यूज द सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए को उन्होंने किसकी तरह यूज किया? प्रोब की तरह, ठीक है। तो प्रोब आप जानते हैं एक रेडियो एक्टिव बोल सकते हैं सिंगल स्टैंड डीएनए होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं जब हम बोल सकते हैं पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो उसमें हम प्रोब का यूज़ करते हैं और जो भी हमारा स्टैंड होता है मतलब जो दोषी है जिसके ऊपर हमको सके उसके स्टैंड को हम ये आपका जो यहाँ पे प्रोब है उसके साथ अगर मैच कराते हैं और वो अगर कंबाइन हो गया, हाइब्रिड बन गया, तो फिर उसके बाद हम उस पर एक्सरेज वगैरह डाल के, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी करके हम उसको देखते हैं और उसके सीक्वेंस को हम देख लेते हैं। ओके, तो ही यूज्ड द सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब। तो ये आपको याद रखना, एलेक्स जाफरी ने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह यूज़ किया। सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म था, मतलब क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस था। इट वाज कॉल्ड एज द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। द स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहले क्या करो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर उसका डाइजेशन करो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जानते हो, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर ट्रांसफरिंग ट्रांसफर करो उसको नायलॉन सीथ पे या नाइट्रोसेलुलोज सीथ पे हम उसको लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं प्रोब से, जिसको यहाँ पे VNTR प्रोब्स लिख रखा है फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया साइज ऑफ VNTR 0.2 to 1020 kb। तो ये आपका खत्म हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब लास्ट चैप्टर है आज के लिए, वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर के लिए NCERT मोर देन सफिशिएंट है। इवोल्यूशन से जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। इवोल्यूशन से जो क्वेश्चन आते हैं यूजुअली वो होमोलॉजी, एनालॉजी और साथ ही साथ में ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन के एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी इवोल्यूशन के पॉइंट्स हैं मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो हम जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, यूनिवर्स जो होता है वो वेरी ओल्ड है, अप्रॉक्स 20 बिलियन ईयर ओल्ड, ये आपको याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी, इसको बिग बैंग को अपन बैंग बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। ओके, उसके वजह से ये बिग बैंग थ्योरी इसको बोला गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सीज अर्थ वाज सपोज टू हैव। हाँ, तो अर्थ बोला गया कि 4.5 बिलियन ईयर एगो आया था अर्थ, और उस पर लाइफ जो है वो 4 बिलियन ईयर एगो आई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब उसके बनने से 500 मिलियन बाद। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि लाइफ पे, अर्थ पे लाइफ कब आई, तो वो 4 बिलियन ईयर बैक आई, और 4.5 बिलियन ईयर बैक कौन आया, अर्थ आया। ओके, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड द लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक सेल्स था, ठीक है, और उससे ये 2 सेल्स बन गए, तो ये सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। ओके, तो वही बोला इन्होंने कि मतलब हमेशा कोई लिविंग जो है वो लिविंग से ही आता है, ऐसा नहीं कि कोई लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से है, ऐसा नहीं हुआ, लाइफ जो है वो लिविंग से है। इनके कहने का मतलब ये था लुईस पास्चर। ओपेरन कहाँ के थे, रशिया के। हेल्डन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे RNA,
प्रोटीन एक्सेट्रा, ओके। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रोसीड बाय द केमिकल एवोल्यूशन, उसके बाद वहाँ से लाइफ आना शुरू हुई, उसको हमने बोला केमिकल एवोल्यूशन। अब ओपेरिन और हेल्डन की जो थियरी थी, ओके, जो केमिकल एवोल्यूशन थियरी थी, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? यूरे एंड मिलर ने, ओके। तो उन्होंने सिमिलर कंडीशंस ली, जैसा ओपेरन और हेल्डन ने कंडीशंस लेके, मतलब ओपेरन और हेल्डन ने बताया था कि देखो शुरू में अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर ज़्यादा था, या और पर्टिकुलर गैसेस थे, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ वही लिया, ओके। सारा जैसे प्रिमिटिव अर्थ पे था वैसा ही सब कुछ लिया किसने? मिलर ने, और बोला कि देखा जाए क्या वाकई में जो ओपेरन और हेल्डन ने बोला कि आरएनए प्रोटीन ये सब बना है, उसके बाद उससे लाइफ आना शुरू हुई, क्या वाकई में ऐसा हुआ? तो उन्होंने सारी चीज़ें ली, सारी गैसेज लिए, हाई टेम्परेचर लिया, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर लिया, उसके बाद चेक किया कि क्या कुछ ऐसा बनता है, कोई अमीनो एसिड्स, कोई प्रोटीन से सब बनते हैं कि नहीं बनते। तो यहाँ देखो उन्होंने क्या उनका सेटअप किया था, ही क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग द मीथेन लिया था, S2 लिया, NH2 लिया, एंड वाटर लिया, वाटर वेपर यूजुअली, एंड 800 डिग्री सेल्सियस, वाओ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर लिया, और उन्होंने देखा कि यार अमीनो एसिड बन गया, और उन्होंने क्या बोला? प्रोटीन। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड एक ही हो गया ना, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बना। तो यार इसका मतलब ये जो ओपेरिन और हेल्डन थे, इन्होंने सही बात बोली, कोई गलत नहीं बोली। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पे कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 बिलियन ईयर बैक। तो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी वो 3 बिलियन ईयर बैक आई, ठीक है, मतलब सोच के देखो कि 3 बिलियन ईयर एगो आई, ओके। मगर जो सेलुलर लाइफ है वो अप्रोक्स 2000 मिलियन ईयर हुआ है, ये आपको याद रखना है। देखो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ ऑफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेटेड टिल अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो, मतलब इन्होंने बोला कि इसके पहले नहीं आ पाई, इसका मतलब कितना पहले आई? 2000 मिलियन ईयर को, ये आपको याद रखना है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। अब 2000 मिलियन ईयर को मतलब ये कितना बिलियन हो गया? 2 बिलियन, ओके। तो ये आपको याद रखना है 2 बिलियन। तो ये 3 बिलियन नॉन सेलुलर, और सेलुलर का भाई 2 बिलियन, ओके। चलो ऑल द लाइफ फॉर्म वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। तो आपको पता होना चाहिए, आज हम जितने भी ग्रह वगैरह देखते हैं वहाँ पे सबसे पहले वाटर है कि नहीं है, तो वाटर है तभी लाइफ आएगी। चलिए थियरी ऑफ एवोल्यूशन। अब फादर सुदरेज ने बोला कि जो अर्थ है वो 4000 साल पुराना, जो कि महागलत था, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा तो फादर सुदरेज के बारे में इसमें नहीं लिखा है, जो इतना लिखा है, और उन्होंने ये भी बोला था कि जैसी डाइवर्सिटी आज है वैसी डाइवर्सिटी पहले भी थी, तो ये भी तो महागलत हो गया, है ना। और जितने भी डाइवर्सिटी मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स पहले थे अभी भी उतने ही हैं, तो ये सब तो चीज़ें गलत है भाई। चलिए बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज शिप HMS बीगल, ये आपको याद रखना है, डार्विन के शिप का नाम क्या था? HMS बीगल, ओके। अब अल्फ्रेड वेलेस, ठीक है, उन्होंने वर्क कहाँ पे किया था? ये आपको याद रखना है, मेलाई आर्किपिलेजो, ओके, वहाँ पे उन्होंने वर्क किया था। अब हम बात करते हैं, यस, ये एक लाइन है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं होमोलॉगी। देखो होमोलॉगी क्या होता है और एनालॉगी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। होमोलॉगी, सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब होता है सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ओके। इसका मतलब क्या है, हमेशा याद रखो, अगर कोई वर्टिब्रेट दो, देखो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है, तो इसमें हम हमेशा दो को लेते हैं। तो अगर मान लो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट है, इसका मतलब क्या हुआ? सेम ओरिजिन है। मगर ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट है, इसका मतलब क्या हुआ? और ये ओरिजिन डिफरेंट है, ओके। अब ओरिजिन डिफरेंट तो समझ जाना वो एनालॉगी होगा, और ओरिजिन सेम तो समझ जाना होमोलॉगी होगा, और फंक्शन तो तुम समझ ही जाओगे, ओके, इस बेसिस पे। चलिए अब मैं यहाँ पे आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे वर्टिब्रेट हर्ट्स और ब्रेन और होमोलॉगस ऑर्गन। सबसे पहले एग्जांपल कि वर्टिब्रेट का जो हर्ट होगा और ब्रेन जो होंगे वो कैसे होंगे? होमोलॉगस ऑर्गन। टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट्स एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और होमोलॉगस ऑर्गन, तो दो एग्जांपल यहाँ पे मिल गए। अब होमोलॉगन क्या बताता है? होमोलॉगस बताता है कॉमन एंसेस्ट्री को, क्यों? क्योंकि सेम ओरिजिन थी भाई। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर एनालॉगस, ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एनालॉगस, ठीक है। चलो ये मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने ज़माने में इससे को गलत किया था, इससे मैं MBBS नहीं बन पाया, मतलब एक क्वेश्चन से रह गया था मेरा सिलेक्शन, ठीक है, तो उससे मैं MBBS नहीं बन पाया। बहुत सारी चीज़ें थी, एक दो क्वेश्चन के करीब था ऐसा, ठीक है। तो चलता रहता है, तो होता रहता है। उसके बेसिस पे उसी साल मैंने AIPBT दिया और उसमें मेरी 321 रैंक आ गई,
तो मैंने जो है APVT में यानी वेटनरी ले लिया। चलिए आगे बात करते हैं। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स आर एनालॉगस। तो आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत गलत करना, ओके। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल आर एनालॉग्स। फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी एनालॉग्स के एग्जांपल है। यस नेक्स्ट स्वीट पोटैटो जो रूट होता है, और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, आपको ये भी पता होना, ये भी एनालॉगस। तो आप देख सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। होमोलॉगस जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? इसको हम फंक्शन के बेसिस पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाया। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, इनकी ओरिजिन तो सेम थे, ओरिजिन सेम थी, मगर इनके फंक्शन अलग हो गए। जैसे हमारा हाथ जो है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है, घोड़े का फोरलिम्ब दौड़ने के काम में आता है। तो ऐसा करके समझ में आ रहा है। तो देखो और फंक्शन के बेसिस पे ये डाइवर्ज हो गई, फैल गई, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। एनालॉगस अलग अलग फंक्शन है, मगर इनकी ओरिजिन की अगर बात फंक्शंस जो है फंक्शन के बेसिस पे ये सेम हो गए, ठीक है। फंक्शंस के बेसिस पे क्या हो गए, सेम हो गए। देखिए अलग अलग ओरिजिन है। अभी फॉर एग्जांपल एक बर्ड उड़ती है और एक इंसेक्ट भी उड़ता है, तो उड़ने के बेसिस पे कन्वर्ज कर दिया इनको, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सेम कॉमन है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ओके। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन फॉर होमोलॉगी, और एनालॉगस के लिए कौन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। ये आपको याद रखना है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन के लिए किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल। बस बट दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड बाय द वॉन हियर, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी थी जो एवोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, मगर उसको डिसप्रूव कर दिया किसने, वॉन बेयर ने। आपको ये याद रखना है। अब चलिए हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to the other area or geography is called as the adaptive radiation। मतलब एक पर्टिकुलर जगह से ओरिजिन उसकी और फिर वो अलग अलग जगह पे फैल गए, दिस इज कॉल्ड द एडेप्टिव रेडिएशन। फॉर एग्जांपल डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स हैं। अनदर एग्जांपल इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो डार्विन फिंचेस हो गया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, अगर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन होता है अपीयर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, तो उसको हम बोल देंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, सबसे पहले हम बात करें म्यूटेशन कैसे होता है, रैंडम और डायरेक्शनलेस। मगर इवोल्यूशन कैसे होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। वाइल डार्विनियंस वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है। तो म्यूटेशन यूजुअली कैसे होता है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ओके। अब इवोल्यूशन डार्विन was gradual, and while Dewar is believed the mutation was caused speciation, hence it is called the saltation single step large mutation, okay। ये भी आपको याद रखना है। तो डार्विन ने बोला कि यार देखो एवोल्यूशन जो होता है स्लो होता है, डीवरिज ने बोला नहीं म्यूटेशन जो होता है वो फास्ट होता है, ओके, और वो रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है, ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे जियोलॉजिकल पीरियड के बेसिस पे कुछ चीज़ें वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले 20 बिलियन ईयर अगो पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ आया, 4 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ लाइफ आया, 3 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट नॉन सेलर फॉर्म आया, ठीक है। 2 बिलियन ईयर अगो क्या आया, फर्स्ट सेलर फॉर्म आया। 500 मिलियन ईयर अगो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स अपीयर हुए धरती पे। 350 मिलियन ईयर अगो जॉलस फिशेज आए, ठीक है। फिश विद द स्टॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, ठीक है। तो ऐसे फिश है जो बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, स्टॉर्ट्स पे उसमें स्ट्रॉन्ग थे, ओके, और वो लैंड पे फिर वापस कहाँ चले गए, वाटर में। और 320 मिलियन ईयर अगो सी वीट्स है, ठीक है, एग्जिस्टेड, ओके। फिर 200 मिलियन ईयर अगो फिश लाइक रेप्टाइल्स, जिसको इक्थियोसॉरस बोला गया, और 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर आया और एक्सटिंक्ट हो गया, ओके। ये आपको याद है। अब ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिलियन ईयर अगो पहले प्राइमेट्स है, जिसमें ड्रामापिथेकस एग्जिस्ट हुए। फिर 3 बिलियन ईयर अगो 3 to 4 बिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, प्रोबब्ली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, 1.5 बिलियन ईयर अगो होमो इरेक्टस है, ओके। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो निएंडरथल मानव यानी कि निएंडरथल मैन वो 10,000 से 40,000 साल पहले आए थे, ओके। और 75 साल से 10,000 साल पहले को हम आइस एज बोलते हैं, जिसमें मॉडर्न मैन एरोज हुआ, ओके। 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केवर्ट, हम जो गुफाओं में आर्टिंग करने लगे, मतलब कलाकारी करने लगे। और 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, ओके, मतलब खेती वगैरह शुरू कर दी।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसके डायग्राम्स हैं, आप उस पर जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। यस, फिर बताना चाहूँगा आपको, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का भी एक मैंने पूरा एक लेक्चर है जो मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूँ। ओके, चलिए, तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये इक्वेशन के फॉर्म में था। ठीक है, पी प्लस क्यू। इन्होंने बोला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाने पे हमारा जो जीन पूल होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को जो बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। एक जगह से दूसरी जगह जब कोई भी जीन माइग्रेट होगा तो ओवरऑल जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी उनमें चेंजेस होगा। जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते हैं तो वेरिएशन होता है, और वेरिएशन पे क्या होता है? इवोल्यूशन। फिर आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। फिर होता है म्यूटेशन, फिर होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये पांचों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा आपको ग्राफ वहाँ पे मिल जाएगा एनसीईआरटी में। एस्टेब्लिशन, इसमें क्या होगा? मोर इंडिविजुअल एक्वायर द मीन। ओके, डायरेक्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, डिस्ट्रप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड। ओके, व्हेन, अब यहाँ पे बात करें, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन। सही बात है, एक जगह से जगह, सपोज एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी क्या, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे, यहाँ पे सपोज करो ऐसा 20 है। ओके, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक और पॉपुलेशन है, इसमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 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 ऐसा करके है। अब यहाँ से मान लो 10 जो है कैपिटल टी चले गए यहाँ पे, तो ओवरऑल अब यहाँ पे ओवरऑल जीन जो है वो कम हो जाएंगे, है ना, और यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू में ये ऐड हो जाएंगे, तो इसका जीन फ्रीक्वेंसी अलग होगा, इसका जीन फ्रीक्वेंसी अलग होगा। अभी जीन फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मैं पढ़ाता हूँ इवोल्यूशन में, मगर इसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, आप खुद पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं सब। ठीक है, तो न्यू जीन्स और एलील आर एडेड टू ए न्यू पॉपुलेशन, दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। ओके, देयर आर फाउंड टू बी जीन फ्लो, ध्यान समझना, और जीन फ्लो इफ द जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम। तो याद रखना, जीन फ्लो हम क्या कब बोलेंगे? जब जीन माइग्रेशन बहुत बार होने लगेगा तो हम उसको बोलेंगे कि जीन फ्लो हो रहा है। इफ द सेम चेंज अकर बाई चांस, ये जीन फ्लो जैसा है एक बाई चांस हुआ। ठीक है, मतलब नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, व्हेन न्यू पॉपुलेशन ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन कॉल्ड फाउंडर, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज द फाउंडर इफेक्ट। ये न्यू पॉपुलेशन थी और एक पर्टिकुलर यहाँ से पूरी की पूरी पॉपुलेशन माइग्रेट करके सपोज यहाँ चली गई, तो ये पॉपुलेशन कहलाएगी फाउंडर्स। ओके, किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए इसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ह्यूमन, आधा से ज़्यादा ह्यूमन एवोल्यूशन मैंने अभी कुछ देर पहले चार्ट में बता दिया। ठीक है, आधा से ज़्यादा जो वो चार्ट में ये वाले इसमें। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट पढ़ लेना। होमो हैबिलिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड। निएंडरथल मैन यूज्ड टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। आपको बताना चाहिए, निएंडरथल मैन जो है वो भगवान से डर गए, उन्होंने भगवान में बिलीव करना शुरू कर दिया और बॉडी को जो है बरियल सेरेमनी वगैरह करते थे, दफनाते थे, उनके टूल्स वगैरह भी उसके साथ दफना देते थे। ठीक है, होमो सेपियंस जो है अराइज हुए कहाँ पे? अफ्रीका में। ब्रेन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एंसेस्टर, फॉर एग्जांपल होमो हैबिलिस का 650 टू 800 सीसी, होमो इरेक्टस का 900 सीसी और निएंडरथल मैन का 1400 सीसी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यस, चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को वॉच किया करो, क्योंकि मैं कंटेंट जो है आपको कोशिश करूँगा समय के साथ सही कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ओके, और हो सके तो बस शेयर करो और लाइक ठोको यार। ओके, थोड़ा लंबा वीडियो है मगर आपको पढ़ने के बाद 100% सेटिस्फैक्शन होगा, तो लाइक ठोकते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, और बस यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके।